10 नवंबर 2025 शाम के लगभग 7 बजने वाले थे। जरा सोचिए, दिल्ली का दिल, लाल किले के आसपास का इलाका, कैसा माहौल होगा। वही रोज की दौड़ भाग, गाड़ियों का शोर, खाने पीने के ठेलों से आती वो मसालों की महक और अलग अलग भाषाओं में बातें करते हुए टूरिस्ट्स। मतलब जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी। एक ऐसी शाम जो हजारों दूसरी शामों जैसी ही थी, बिल्कुल आम। आज हमारे हाथ में जो दस्तावेज है वो इसी आम सी शाम की कहानी बताता है। एक ऐसी कहानी जो ठीक ठीक 6:52 पर हमेशा के लिए बदल गई। आज हम इसी कहानी के पन्नों को पलटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उस शाम की चहल पहल अचानक एक खामोशी में कैसे बदल गई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। लाल किले के गेट नंबर 1 के पास आखिर हुआ क्या था? जैसा कि इस अकाउंट में लिखा है, सब कुछ एक ट्रैफिक सिग्नल पर शुरू हुआ। लाल बत्ती थी, गाड़ियां रुकी हुई थीं। उन्हीं में एक सफेद रंग की Hyundai i20 भी थी। कुछ ही सेकंड की बात थी, बत्ती हरी होती और गाड़ियां आगे बढ़ जाती। लेकिन तभी बूम, एक कान फाड़ देने वाला धमाका। वो सफेद कार एक पल में आग के गोले में बदल गई। आसपास की दुकानों और गाड़ियों के शीशे टूटकर सड़क पर बिखर गए। एक पल के लिए तो जैसे सब कुछ थम सा गया। और फिर शुरू हुई चीख पुकार। हर तरफ धुआं और जलने की गंध। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है, बस बदहवासी में भाग रहे थे। वो रोज की चहल पहल एक भयानक मंजर में बदल चुकी थी। और देखिए, ऐसे हालात में सबसे पहली चुनौती होती है ये समझना कि हुआ क्या है। क्या ये कोई एक्सीडेंट है, किसी गाड़ी का सिलेंडर फटा है या कुछ और। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई, उन्होंने इन सभी सवालों पर लगभग फौरन ही विराम लगा दिया। फोरेंसिक टीम को गाड़ी के मलबे से जो मिला, उसने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी। क्या मिला उन्हें? उन्हें सिर्फ विस्फोटक के निशान नहीं मिले, बल्कि हाई ग्रेड आरडीएक्स के अंश मिले। अब आरडीएक्स का मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी आसानी से बना ले या हासिल कर ले। इसका इस्तेमाल साफ बताता है कि ये किसी नौसिखिए का काम नहीं था। इसके पीछे कोई प्रशिक्षित संगठन या गुट था, जिसके पास संसाधन भी थे और इरादे भी। इस एक खोजने केस की दिशा को एक आम हादसे की जांच से मोड़कर एक आतंकवादी हमले की जांच की तरफ कर दिया। यानी जांच एजेंसियों को पहले मिनट से ही पता था कि वो किसी बहुत बड़ी और सोची समझी साजिश का सामना कर रही हैं। तो इतनी अफरा तफरी के बीच उनका अगला कदम क्या रहा होगा? मतलब पहला सुराग वो मिला कैसे? ऐसे मामलों में पुलिस सबसे पहले आसपास के कैमरों को खंगालती है, और इस केस में भी वही हुआ। देखिए, लाल किला एक हाई सिक्योरिटी जोन है, तो वहां कैमरों का एक जाल बिछा हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल। तो जब पुलिस ने ट्रैफिक कैमरों और दुकानों की सीसीटीवी फुटेज का जोड़ना शुरू किया, तो उन्हें एक बहुत ही अहम कड़ी मिली। वो नकाबपोश आदमी? हाँ, बिल्कुल। धमाके से मुश्किल से 1 मिनट पहले एक फुटेज में साफ दिख रहा था कि एक शख्स उस सफेद i20 से उतरता है और फिर बड़ी तेजी से भीड़ में गायब हो जाता है। उसने एक टोपी पहनी थी और चेहरे पर नकाब था, जिससे उसकी पहचान लगभग नामुमकिन थी। लेकिन सिर्फ एक नकाबपोश आदमी का दिखना, ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हुआ। क्या उस फुटेज से उसके हुलिये या वो किस तरफ गया, इसके बारे में कुछ और पता नहीं चला। यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। वो आदमी जानबूझकर भीड़ का फायदा उठाकर निकला था। जिस तरह वो कार से उतरा और जिस आत्मविश्वास से वो गलियों में गायब हुआ, उससे लगता था कि उसने इस रास्ते की रेकी की हुई थी। उसे पता था कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ कैमरे हैं और कहाँ नहीं है। पुलिस के पास एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक साया था, लेकिन कोई चेहरा नहीं था। ये एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया काम था। और जैसे ही खबर बाहर आई होगी, पूरे शहर में एक बेचैनी सी फैल गई होगी। न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ की पट्टियां दौड़ने लगीं। लाल किले के पास आतंकी हमला, 8 लोगों की मौत। इस एक लाइन ने तो दिल्ली की हवा में डर घोल दिया। बिल्कुल। और सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही तेज थी। पूरी दिल्ली में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। मेट्रो स्टेशन, बाजार, बस अड्डे, हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। शहर एक तरह के लॉकडाउन में चला गया। और इसी बीच पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। दस्तावेज में खास तौर पर पहाड़गंज और दरियागंज जैसे इलाकों का जिक्र है। यही जगह क्यों? इसका एक बहुत सीधा सा लॉजिक है। पहाड़गंज और दरियागंज दिल्ली के वो इलाके हैं जहां सस्ते होटल, गेस्ट हाउस और मुसाफिर खाने भरे पड़े हैं। ये जगहें बाहर से आने वाले लोगों के लिए, खासकर उनके लिए जो अपनी पहचान छुपा कर रहना चाहते हैं, एक तरह का ठिकाना होती हैं। यहाँ की भीड़ में कोई भी आसानी से गुम हो सकता है।
तो जांच एजेंसियों का पहला शक यही था कि अगर हमलावर बाहर से आया है तो बहुत मुमकिन है कि उसने इन्हीं इलाकों में कहीं पनाह ली होगी। और फिर देश के प्रधानमंत्री का बयान आया। हम्म, बहुत सख्त लहजे में उन्होंने कहा था, देश के दुश्मनों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के क्या मायने थे? देखिए, ऐसे बयानों के हमेशा दो मतलब होते हैं। पहला, देश की जनता के लिए ये एक आश्वासन होता है कि सरकार स्थिति को कंट्रोल में रखी हुई है और वो चुप नहीं बैठेगी। ये लोगों के गुस्से और डर को शांत करने की एक कोशिश होती है। लेकिन इसका दूसरा और शायद ज्यादा जरूरी मतलब हमलावरों और उनके आकाओं के लिए होता है। ये एक सीधा संदेश है कि इस हरकत की कीमत वसूली जाएगी। पर क्या ऐसे बयानों का जांच एजेंसियों पर कोई दबाव भी बनता है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब देश का मुखिया सार्वजनिक तौर पर ऐसा ऐलान कर देता है तो एजेंसियों पर नतीजा देने का दबाव कई गुना बढ़ जाता है। अब उन्हें सिर्फ केस नहीं सुलझाना होता, बल्कि जल्दी सुलझाना होता है। हर गुजरता दिन सरकार की साख पर सवाल खड़ा करता है ना? तो एक तरफ ये बयान देश को हिम्मत देता है, वहीं दूसरी तरफ जांच करने वालों के लिए घड़ी की सुइयां और तेज कर देता है। तो एक तरफ जांच चल रही थी, सियासत हो रही थी, लेकिन उस धमाके का असर सिर्फ पुलिस की फाइलों या टीवी की बहसों तक तो सीमित नहीं था। उस शहर पर क्या बीत रही थी? दिल्ली की हवा में वो जो अजीब सा सन्नाटा था, उसका मतलब क्या था? यही यही इस पूरी घटना का सबसे गहरा पहलू है। देखिए, धमाका कहीं भी हो सकता था, किसी बाजार में, किसी सिनेमा हॉल के बाहर। लेकिन हमलावरों ने लाल किले को चुना, और ये चुनाव ये महज एक इत्तेफाक नहीं था, ये एक बहुत सोचा समझा संदेश था। कैसा संदेश? लाल किला सिर्फ पत्थर और गारे से बनी एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है। ये भारत की आज़ादी का, उसकी संप्रभुता का प्रतीक है। ये वो जगह है जहां हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है और प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ये भारत के स्वाभिमान का सबसे बड़ा चेहरा है। यहाँ पर हमला करना सिर्फ 8 लोगों की जान लेना नहीं है। ये हमला डराने के लिए उतना नहीं था जितना जलील करने के लिए था। ये एक मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाने की कोशिश थी। मतलब ये कि हमलावरों का निशाना वो कार या वो सड़क नहीं थी, बल्कि वो 140 करोड़ लोग थे जिनकी पहचान इस किले से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सीधे सीधे देश की आत्मा पर हमला था, और शायद इसीलिए उस धमाके के शोर के बाद जो सन्नाटा छाया वो इतना भारी था। वो सिर्फ डर का सन्नाटा नहीं था, वो एक राष्ट्रीय प्रतीक पर हुए हमले के सदमे का सन्नाटा था। लोग जब अगले दिन अखबारों में जली हुई कार और टूटे हुए शीशों की तस्वीरें देख रहे थे तो वो सिर्फ एक खबर नहीं पढ़ रहे थे, वो अपने आत्मसम्मान पर लगे एक जख्म को देख रहे थे। तो अगर हम इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें, एक आम सी शाम, एक भीड़-भाड़ वाला इलाका, एक जोरदार धमाका और उसके बाद एक नकाबपोश साए की तलाश, और इस सब के केंद्र में एक ऐसी जगह जिसे देश की पहचान माना जाता है। इस पूरी तस्वीर का आखिरी मतलब क्या निकलता है? इसका आखिरी मतलब यह है कि ये दस्तावेज हमें एक बहुत कड़वी सच्चाई याद दिलाता है कि जिस शांति और सामान्य जिंदगी को हम अक्सर हल्के में लेते हैं, वो कितनी नाजुक होती है। एक पल लगता है उसे बिखरने में। ये अकाउंट सिर्फ तथ्यों की एक लिस्ट नहीं है कि कार कौन सी थी या कितने लोग मारे गए। ये उस एहसास को पकड़ता है जो उस घटना के बाद शहर पर तारी हो गया था। वो खामोशी, वो सन्नाटा, वो अनकहे सवाल। और दस्तावेज का अंत भी एक बहुत गहरी बात के साथ होता है। लाल किले का एक खामोश संदेश, शांति की कीमत हमेशा याद रखना। हाँ, और यही इस पूरी चर्चा का सार है। ये घटना एक याद दहानी है कि आज़ादी और सुरक्षा की एक कीमत होती है जो कई बार ऐसे हादसों में चुकानी पड़ती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। और शायद यहीं पर एक जरूरी सवाल खड़ा होता है जिसे ये दस्तावेज हमारे लिए छोड़ जाता है। ये हमें शांति की कीमत याद रखने को तो कहता है, लेकिन सवाल ये है कि शहर और वहाँ के लोग ऐसी घटनाओं के दर्द से उभरते कैसे हैं? उस कीमत की याद को साथ लेकर वापस एक आम और सामान्य जिंदगी की तरफ कैसे लौटते हैं? ये सवाल शायद उस धमाके की आवाज से भी ज्यादा बड़ा है।